आज हम पलट रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो सत्ता, समाज और पहचान की कहानी कहता है। जी हाँ। कैसे कुछ समूह योद्धा बने, कैसे जमीन और रिश्तों ने उनकी किस्मत तय की। ये कहानी है पश्चिमी भारत की और खासकर राजपूत कुलों, क्लान्स और उनके बनने की प्रक्रिया की। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि समाज की परतें, वो लेयर्स कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं। हाँ, और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वंश, लीनेज से सेवा, सर्विस तक का ये पूरा सफ़र तय हुआ। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम गोता लगा रहे हैं आईगनू के इतिहास पाठ्यक्रम की यूनिट 19 में, क्लैन्स एंड कॉन्फेडरेसीज इन वेस्टर्न इंडिया। यूनिट 19, क्लैन्स इन कॉन्फेडरेसीज इन वेस्टर्न इंडिया। जी। ये यूनिट राजपूतों के उदय और उनके सामाजिक राजनीतिक ढांचे के विकास को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस चर्चा से श्रोताओं को सिर्फ राजपूत उत्पत्ति के मिथकों से आगे बढ़कर उनके असल में राजनीतिक शक्ति बनने की वास्तविक प्रक्रिया, जमीनी रिश्ते, गठबंधन, अलायंसेस और फिर मुगल काल में आए बदलावों की एक गहरी समझ मिलेगी। हाँ, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, खासकर इतिहास और समाजशास्त्र के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ये भी पता चलेगा कि इतिहासकारों ने अलग अलग सबूतों, एविडेंसेस के आधार पर इस कहानी को कैसे गढ़ा है। तो चलिए खोलते हैं इस यूनिट को। सेक्शन 19.0 इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ये यूनिट, जैसा आपने बताया, दो मुख्य विद्वानों के काम पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। पहले हैं बीडी चट्टोपाध्याय। बीडी चट्टोपाध्याय ये प्रारंभिक मध्यकाल, मतलब अर्ली मिडीवल पीरियड की बात करते हैं। और दूसरे हैं नॉर्मन ज़ीगलर। नॉर्मन ज़ीगलर का ध्यान मध्यकाल, खासकर मुगल काल पर केंद्रित है। अच्छा, तो दोनों के स्रोत, सोर्सेस और दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव्स भी अलग-अलग होंगे। जाहिर है, चट्टोपाध्याय ज्यादातर वंशावलियों, जिन्हें जीनियोलॉजिकल लिस्ट कहते हैं, शिलालेखों, इंस्क्रिप्शंस, वीर पत्थरों, हीरो स्टोन्स और उस समय के विवरणों का उपयोग करते हैं। और उनका मुख्य तर्क क्या है? उनका मुख्य तर्क है कि राजपूतों का उदय एक राजनीतिक प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस थी। ये कोई रातों-रात हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि एक धीरे-धीरे विकसित हुई राजनीतिक पहचान थी। दूसरी तरफ ज़ीगलर, वो किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? ज़ीगलर मारवाड़ी क्रॉनिकल्स और ख्यात रिकॉर्ड्स जो स्थानीय इतिहास होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे रिश्तेदारी, किनशिप पर आधारित कुल संरचनाएं, क्लैन स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे सेवा, सर्विस और आदान प्रदान नेटवर्क, एक्सचेंज नेटवर्क्स में बदल गईं। सेवा और आदान प्रदान नेटवर्क? हाँ, और इसे समझने के लिए वो संरक्षक आश्रित ढांचे, पेट्रन क्लाइंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक संरक्षक, पेट्रन और उसके आश्रित क्लाइंट के बीच का रिश्ता। अच्छा, तो एक तरफ राजनीतिक प्रक्रिया का फ्रेमवर्क है और दूसरी तरफ संरक्षक आश्रित ढांचा। क्या इनमें कोई टकराव है? देखिए, ये दोनों फ्रेमवर्क, राजनीतिक प्रक्रिया बनाम संरक्षक आश्रित, अक्सर भारतीय इतिहास लेखन में, हिस्टोरियोग्राफी में टकराते रहे हैं। लेकिन ज़िगलर का काम दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर, माइक्रो लेवल पर, संरक्षक आश्रित ढांचा सामाजिक घटनाओं को समझने में कितना उपयोगी हो सकता है। दिलचस्प। तो चलिए पहले चट्टोपाध्याय के नजरिए को विस्तार से समझते हैं। सेक्शन 19.1, क्लैन फॉर्मेशन एज अ पॉलिटिकल प्रोसेस। जी। चट्टोपाध्याय कहते हैं कि पश्चिमी भारत में राजपूत वंशों की उत्पत्ति को एक राजनीतिक प्रक्रिया के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर भारी विवाद है। हाँ, वो तो है। कोई कहता है वो चंद्रवंशी, सोमवंशी क्षत्रिय हैं, कोई सूर्यवंशी और वो प्रसिद्ध अग्निकुल मिथक उसका क्या? हाँ, अग्निकुल सिद्धांत ये हमें एक दरबारी कवि से मिला है। ये कहता है कि परमारों के संस्थापक, जो पहले राजा थे, वो माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से निकले थे। आग से? क्यों? कहानी यह है कि ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को ऋषि विश्वामित्र ले गए थे उसे वापस लाने के लिए। वशिष्ठ ने यज्ञ किया और उससे एक वीर पुरुष निकला। पहला काम, गाय वापस लाना। इसीलिए नाम पड़ा परमार, यानी शत्रु का नाश करने वाला, परमार। परमार। अच्छा, और ये मिथक सिर्फ परमारों तक ही सीमित नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद में यही कहानी प्रतिहारों के लिए, गुजरात के चालुक्यों के लिए और चाहमानों के लिए भी इस्तेमाल हुई। प्रतिहार, चालुक्य, चाहमान, तो इन सभी ने अग्निकुल से उत्पत्ति का दावा किया। जी, लेकिन चट्टोपाध्याय का तर्क है कि इस मिथक का राजनीतिक महत्व समझना जरूरी है।
ये दिखाता है कि प्रारंभिक मध्यकाल में नए सामाजिक समूहों के लिए क्षत्रिय का दर्जा पाना कितना आम हो गया था। मतलब ये उनकी नई हासिल की गई शक्ति को लेजिटिमेसी, वैधता दिलाने का एक तरीका था। बिल्कुल। ये राजपूत कुल जो शायद मिश्रित जाति के थे और छोटे मुखियाओं पेटी चीफ्स का एक बड़ा वर्ग थे, वो धीरे धीरे राजनीतिक प्रमुखता पॉलिटिकल एमिनेंस हासिल कर रहे थे और इस नई शक्ति को सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए ऐसे मिथक गढ़े गए। तो जैसा पहले कहा था, पहले शक्ति हासिल की, फिर खुद को महान वंशों से जोड़ा। हाँ बिल्कुल। राजनीतिक प्रमुखता हासिल करने और एक सम्मानजनक सामाजिक स्थिति जैसे क्षत्रिय वंश से जुड़ाव पाने के बीच एक सीधा संबंध था। इसका एक और अच्छा उदाहरण है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, हाँ, ये सबसे पुराने राजपूत वंशों में से एक माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को राम के भाई लक्ष्मणा का वंशज कब बताया? 9वीं शताब्दी में राजा भोज के एक शिलालेख में, मतलब सत्ता पाने के काफी बाद। राजा भोज। तो ये पैटर्न साफ दिखता है, राजपूत बनना राजनीतिक शक्ति हासिल करने से संभव हुआ, जिसे फिर पौराणिक क्षत्रिय वंशों से जोड़कर वैध बनाया गया। सही कहा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक शक्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं था। भले ही राजशाही मोनार्किकल फॉर्म का ढांचा हो, शक्ति वंशों, कुल या वंश के नेटवर्क के माध्यम से संगठित हो सकती थी। इसके सबूत हमें चाहमानों और परमारों के वंश खातों से मिलते हैं। अच्छा, तो ये वंश शक्ति का गठन और उसका सुदृढ़ीकरण, कंसोलिडेशन हुआ कैसे? क्या तरीके थे इसके? इसके कई तरीके चट्टोपाध्याय गिनाते हैं। पहला, नए क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण, कॉलोनाइजेशन, मतलब संगठित सैन्य शक्ति से नए इलाके जीतना। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे नाडोल का चौहान राज्य, उसे पहले सप्तशता कहा जाता था, शायद 700 गांवों का इलाका। एक चौहान प्रमुख ने उसे सप्तशास्त्रिका बनाया, यानी 7000 गांवों का इलाका। कैसे? अपने राज्य की सीमाओं पर जो दूसरे मुखिया थे उन्हें मारकर उनके क्षेत्र पर कब्जा करके। अच्छा। और दूसरा तरीका जनजातीय बस्तियों का दमन। पश्चिमी और मध्य भारत में शबर, भील, पुलिंद जैसी कई जनजातियां थी। राजपूतों ने उन्हें दबाया और उनके इलाकों पर कब्जा किया। इसका भी कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे मंडोर के प्रतिहारों के राजा कक्कुका ने अभीरों द्वारा बसाई जगह को फिर से बसाया। दक्षिणी राजस्थान में गुहिल राज्यों ने भीलों के पहले के मुखिया तंत्रों की जगह ले ली। और चाहमानों का विस्तार, तीसरा तरीका यही था। चाहमानों का विस्तार, चौहान अहिच्छत्रपुर यानी आज के शाकंबरी क्षेत्र की ओर बढ़े। इसका एक दिलचस्प किस्सा मिलता है, सुनाइए। एक 10वीं सदी का रिकॉर्ड बताता है कि शाकंबरी चाहमान वंश के राजा वाकपति प्रथम के पुत्र थे लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कुछ अनुयायियों के साथ नाडूल के आसपास रहने वाले मेदों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये मेद वहां के लोगों, खासकर ब्राह्मणों को परेशान करते थे। अच्छा। तो लक्ष्मण की इस कार्रवाई से क्षेत्र के ब्राह्मण स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे नगरों का रक्षक नियुक्त कर दिया। अब लक्ष्मण को थोड़ी शक्ति मिली। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी सेना इकट्ठी की और मेदों को उनके ही इलाके में जाकर चुनौती दी। फिर क्या हुआ? मेद डर गए। वो उन गांवों से दूर रहने पर सहमत हो गए जो लक्ष्मण को श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट देते थे। देखता ही देखते लक्ष्मण 2000 घोड़ों का स्वामी बन गया। उसने अपने प्रभुत्व का विस्तार किया और नाडोल में एक भव्य महल बनवाया। वाह, ये तो पूरी कहानी है कि कैसे एक छोटा सरदार बड़ा शासक बन गया। बिल्कुल। और चट्टोपाध्याय इसी कहानी के आधार पर ये सुझाव देते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति को आदिवासीवाद से संक्रमण, ट्रांजिशन के रूप में भी देखा जा सकता है। मतलब कैसे छोटे कबायली या स्थानीय समूह धीरे धीरे संगठित होकर बड़ी राजनीतिक इकाइयां बन गए। इसमें ब्राह्मणों से लिंक का क्या महत्व था? आपने लक्ष्मण वाले किस्से में भी ब्राह्मणों का जिक्र किया। हाँ, चट्टोपाध्याय इस पर भी ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम वंशावलियों के बनने के अलग अलग चरणों को देखें तो ऐसा लगता है कि कई नई उभरती शाही वंशों के लिए ब्रह्मक्षत्र यानी ब्राह्मण क्षत्रिय एक संक्रमणकालीन स्थिति थी। ब्रह्म क्षत्र मतलब वो ब्राह्मण भी थे और क्षत्रिय भी? ये कैसे? ये एक जटिल विचार है, इसे थोड़ा धीरे समझते हैं। हो सकता है कि कुछ वंश मूल रूप से ब्राह्मण रहे हों जिन्होंने बाद में योद्धा की भूमिका अपना ली, या शायद ये एक मिलीजुली पहचान थी जिसे उन्होंने क्षत्रिय होने का दावा करने से पहले अपनाया। क्यों? ऐसा क्यों करेंगे? शायद इसलिए कि सीधे सीधे खुद को प्राचीन क्षत्रिय वंश से जोड़ना मुश्किल रहा हो, तो ब्रह्म क्षत्र की स्थिति जो शायद थोड़ी ज्यादा ओपन स्टेटस थी उसे अपना लिया। ये उनकी नई क्षत्रिय भूमिका को वैधता दिलाने में मदद करती थी। उदाहरण के लिए गुहिल और चाहमान के बाद के रिकॉर्ड दावा करते हैं कि वो मूल रूप से ब्राह्मण वंश के थे।
हालांकि शुरुआती रिकॉर्ड ऐसा नहीं कहते। तो ये ब्रह्मक्षत्र वाली बात उनकी लेजिटिमेसी बढ़ाने का एक और तरीका हो सकता है। हाँ, संभव है। चट्टोपाध्याय का मानना है कि ब्रह्मक्षत्र एक अपेक्षाकृत खुली स्थिति हो सकती थी, जिसे नई शाही परिवारों ने शुद्ध क्षत्रिय मूल का दावा करने से पहले अपनाया होगा, और एक बार ये दर्जा मिल गया तो इसे पूरी तरह त्यागा भी नहीं गया। वंशावलियों के बारे में और क्या पता चलता है? क्या ये हमेशा से थी? नहीं, चट्टोपाध्याय बताते हैं कि विस्तृत वंशावलियां, डिटेल्ड जीनियोलॉजीज, तभी बनी जब वंश सामंती फ्यूडिटरी स्थिति से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्थिति में बदल रहे थे। मतलब जब वो ज्यादा शक्तिशाली हो गए? तो फिर इन वंशावलियों को उनकी वास्तविक उत्पत्ति जानने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सीधे तौर पर नहीं, क्योंकि ये तो बाद में बनाई गई अपनी बढ़ी हुई हैसियत को दिखाने के लिए। इसलिए चट्टोपाध्याय कहते हैं कि ये वंशावली दावे तैयार करने के विभिन्न चरण भी असल में एक राजनीतिक प्रक्रिया दिखाते हैं। कैसे वो शुरुआती सामंती स्थिति से ऊपर की ओर बढ़े, अपवर्ड मोबिलिटी हासिल की। जैसे गुजरात के गुर्जराज शुरू में वल्लभी राजा के प्रति निष्ठा दिखाते हैं, या किष्किंधा और धवागर्द के गोहिल भी शुरू में सामंत थे। ये संक्रमण, ये बदलाव साफ तौर पर सैन्य शक्ति, मिलिट्री स्ट्रेंथ के विकास के माध्यम से ही हुआ होगा। तो कुल मिलाकर चट्टोपाध्याय का कहना है कि इन मिथकों और वंशावलियों के पीछे की राजनीति को समझना जरूरी है। राजपूतों को उस समय की मौजूदा राजनीतिक संरचनाओं के भीतर ही देखना महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। चट्टोपाध्याय खुद कहते हैं, और मैं कोट कर रहा हूं, इस प्रारंभिक राजनीतिक चरण को समझना एक से अधिक कारणों से महत्वपूर्ण है। यह हमें आगे की प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए एक सुविधाजनक बिंदु प्रदान करता है, अर्थात कैसे राजपूत कुलों ने अपनी प्रारंभिक सामंती स्थिति से राजनीतिक प्रभुत्व की अपनी बोली में अपने परस्पर हितों के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। अच्छा, तो अब बात करते हैं इस आर्थिक आधार, इकोनॉमिक बेसिस की। इसकी क्या विशेषताएं थीं? चट्टोपाध्याय दो मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। पहली, शाही रिश्तेदारों के बीच भूमि का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग रॉयल किंग्समैन। मतलब राजा अपने रिश्तेदारों में जमीन बांटता था। हाँ, खासकर चाहमान कुल के प्रसार से ये जुड़ा था। हमें गुर्जरा प्रतिहारा मथाना के अलवर के राजूगढ़ शिलालेख में वंशोपताक भोग जैसा शब्द मिलता है। वंशोपताक भोग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वंश के वंशजों द्वारा भोगी जाने वाली संपत्ति। वंशपोतक भोग, वंशोपताक भोग, समझ गई। इसी तरह जयपुर क्षेत्र के AD 973 के हर्ष शिलालेख में भी कुल की विशिष्टता दिखाई देती है। इसमें राजा सिंहराज, उसके दो भाइयों वत्सराज और विग्रहराज और उसके दो पुत्रों चंद्रराज और गोविंदराज के स्वभोगों का उल्लेख है। स्वभोग मतलब? स्वभोग मतलब व्यक्तिगत संपदा या जागीरें। इसी शिलालेख में एक और आवंटित व्यक्ति एसाइनी का भी उल्लेख है, जो शायद गोहिल कुल का था, जिसके पास भी भोग यानी एस्टेट था। क्या अधिकारियों को भी ऐसी जमीन मिलती थी? हाँ, एक दुस्साध्य जो शायद कोई अधिकारी था, उसके पास भी राज्य के भीतर अपनी संपत्ति थी, लेकिन उसके अधिकार सीमित थे। अगर उसे कोई भूमि अनुदान लैंड ग्रांट करना होता तो उसे राजा की स्वीकृति लेनी पड़ती थी, जबकि शाही परिवार के सदस्यों को शायद ऐसी मंजूरी की जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो रिश्तेदारों और अधिकारियों के अधिकारों में फर्क था। जी, और ये प्रक्रिया 12वीं शताब्दी तक और विकसित हुई। तब नाडोल चाहमानों के तहत जमीन के इन आवंटनों को ग्रासभूमि या भुक्ति कहा जाने लगा। ग्रासभूमि, भुक्ति, ये किसके पास होती थी? ये राजा के पास, कुमारा यानी युवराज के पास, राजपुत्रों यानी राजा के अन्य पुत्रों के पास, रानियों के पास, और एक मामले में तो राजा के मामा के पास भी थी, जो जाहिर है उसी कुल का सदस्य नहीं था। ठीक है, ये तो हुई पहली विशेषता, भूमि वितरण। दूसरी क्या थी? दूसरी मुख्य विशेषता थी किलों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्रेसेस। इस अवधि में बड़ी संख्या में किले बनाए गए। शिलालेख राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में उनके नाम बताते हैं। जैसे कौन कौन से किले? भरतपुर क्षेत्र में काम्य के कोट, अलवर के राजौर में राजपुरा, जोधपुर के पास मंडोर में मांडव्यपुर दुर्ग, चित्तौड़ में चित्रकूला महादुर्ग और भी कई। काम्यक के कोट, राजपुरा, मांडव्यपुर दुर्ग, चित्रकूला महादुर्ग, इन किलों का क्या महत्व था? सिर्फ रक्षा के लिए? नहीं, सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, उनके व्यापक कार्य थे।
वो उभरते हुए शासक परिवारों की शक्ति के अनेक केंद्र थे और उनका आसपास के इलाकों में भूमि जोत लैंड होल्डिंग के साथ घनिष्ठ संबंध था। मतलब किले आसपास के ग्रामीण इलाकों को नियंत्रित करने के साधन थे। करने का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकते थे। और ये भी सोचा जा सकता है कि किलों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक आदान प्रदान, इकोनॉमिक एक्सचेंज भी होता होगा। किले सिर्फ सैनिक अड्डे नहीं बल्कि शक्ति और नियंत्रण के केंद्र थे। ठीक है, ये तो हुआ आर्थिक आधार। अब सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशंस की बात करते हैं। वो कैसे मजबूत हुए? आपने पहले शादी ब्याह का जिक्र किया था। हाँ, विवाह नेटवर्क, मैरिज नेटवर्क, ये सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया था। चट्टोपाध्याय इसके लिए भी शिलालेखों और वंशावली सूचियों का उपयोग करते हैं। इन सूचियों में सभी विवाहों का जिक्र होता था? नहीं, शायद सभी का नहीं। चट्टोपाध्याय का मानना है कि जिन विवाहों का रिकॉर्ड मिलता है उन्हें इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण राजनैतिक निहितार्थ, सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थे। और क्या इन विवाह पैटर्न में कोई बदलाव दिखा? हाँ, एक बदलाव देखा गया। समय के साथ परिवार की कथित उत्पत्ति, मतलब वो किस मिथिकल वंश से हैं, ये बात शादी के लिए कम महत्वपूर्ण हो गई। उसकी जगह अंतरकुल संबंधों, इंटर क्लैन रिलेशनशिप का एक समझने योग्य पैटर्न विकसित हुआ। मतलब कौन सा कुल किस कुल के साथ रिश्तेदारी कर रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे जोधपुर क्षेत्र के प्रतिहार परिवार का एक 837 ईस्वी का शिलालेख है। उसमें परिवार के प्रवर्तक का उल्लेख है कि उसने एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय पत्नी से विवाह किया था। लेकिन 861 ईस्वी के एक बाद के शिलालेख में ब्राह्मण पत्नी को वंश के विवरण से हटा दिया गया है। अच्छा, मतलब क्षत्रिय पहचान पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। लगता तो यही है। इसी तरह प्रतिहार और भट्टी कुलों के बीच अंतर्विवाह के सबूत मिलते हैं। चाहमान शिलालेख राष्ट्रकूटों और राठौड़ों के साथ विवाह को वरीयता दिखाते हैं। तो ये विवाह संबंध मुख्य रूप से राजनीतिक पसंद थे, फायदे के लिए किए जाते थे। चट्टोपाध्याय का यही सुझाव है कि ये काफी हद तक राजनीतिक थे, क्योंकि जो सबूत हमें मिलते हैं वो प्रारंभिक मध्ययुगीन राजस्थान के शासक, अभिजात वर्ग, रूलिंग एलीट से ही हैं। ये संबंध सिर्फ 2 कुलों तक सीमित हो सकते थे या फिर गुहिलों की तरह काफी विस्तृत, एक्सपेंसिव भी हो सकते थे। और ये नेटवर्क ज्यादातर उन्हीं कुलों के बीच संचालित होता था जो धीरे धीरे राजपूत श्रेणी का गठन करने लगे थे। इन विवाहों के सामाजिक निहितार्थ, सोशल इम्प्लीकेशंस क्या थे? सिर्फ राजनीतिक फायदा ही था? नहीं, सामाजिक असर भी था। इसने हुणों जैसे समूहों को सामाजिक वैधता, सोशल लेजिटिमेसी प्रदान की। हुणों ने इस अवधि तक पश्चिमी भारत में काफी राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली थी और इन विवाह संबंधों के जरिए अंततः उन्हें राजपूत कुल सूचियों में शामिल कर लिया गया। हुणों को भी? कोई उदाहरण? हाँ, गुहिल राजा अल्लट, गुहिल अलता का विवाह एक हूण राजकुमारी से हुआ था और उसके पुत्र नरवाहन के राज्य में एक गोष्ठी यानी सभा में एक हूण सदस्य भी था। अच्छा, और क्या असर हुआ? अंतरकुल विवाह संबंधों ने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि के व्यापक क्षेत्रों में सहयोग, कोलैबोरेशन को भी जन्म दिया होगा। जैसे हस्तिकुंडी राष्ट्रकूट परिवार का एक सदस्य था आना। वो परमार राजा धारावर्ष के राज्य में एक धार्मिक संस्था की गतिविधियों में शामिल था। क्यों? क्योंकि धारावर्ष का विवाह हस्तिकुंडी परिवार में हुआ था। मतलब शादी से बने रिश्ते सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं थे, बल्कि राजकाज और सामाजिक कामों में भी सहयोग लाते थे। जी हाँ, ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे वैधता की एक अनिवार्य रूप से राजनीतिक प्रक्रिया, शादी करके गठबंधन बनाना, एक सामाजिक प्रक्रिया, मिलकर काम करना, में बदल गई। अब बात करते हैं कुलों के प्रसार, प्रोलिफरेशन ऑफ क्लैंस की। क्या राजपूत कुलों की संख्या बढ़ रही थी? हाँ, ऐसा लगता है। धीरे धीरे राजपुत्र शब्द का अर्थ बदलने लगा। पहले ये महाराजा कुमारा यानी सिर्फ राजा के बेटे के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये पूरे वंश समूहों, डिसेंट ग्रुप्स को दर्शाने लगा, न कि केवल एक उच्च राजनीतिक स्थिति को। इसका क्या सबूत है? AD 1301 का एक चित्तौड़ शिलालेख है। 1301, ध्यान दें। इसमें राजपुत्रों की 3 पीढ़ियों का उल्लेख है। ये बताता है कि 13वीं शताब्दी के अंत तक राजपुत्र शब्द केवल राजनीतिक स्थिति ही नहीं, बल्कि आनुवंशिकता, हेरिडिटी का तत्व भी बताने लगा था। तो मतलब राजपूतों की संख्या बढ़ रही थी? हाँ, विभिन्न स्रोत इसी प्रसार का संकेत देते हैं। हेमचंद्र का एक ग्रंथ है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित। इसमें राजपुत्र कहा या राजपुत्र वंश के कई व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। और कोई सबूत? 11वीं शताब्दी के अंत का एक माउंट आबू इंस्क्रिप्शन है जो शानदार राजपुत्र कुल के सभी राजपुत्रों की बात करता है।
धीरे धीरे राजपुत्र शब्द राजा के वास्तविक पुत्र से लेकर सबसे निचले स्तर के भूमिधारक तक एक बहुत विस्तृत श्रृंखला, वाइड स्पेक्ट्रम को कवर करने लगा। कुमारपाल चरित और राजतरंगिणी जैसे ग्रंथ भी बताते हैं कि राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त कुलों की संख्या काफी ज्यादा हो गई थी। शब्दावली, टर्मिनोलॉजी में भी कुछ बदलाव आ रहे थे। हाँ, बिल्कुल। 12वीं शताब्दी के बाद से सामंत और महासामंत जैसे पुराने सामंती शब्दों का प्रयोग कम होता गया। तो उनकी जगह कौन से शब्द आए? बाद में सबसे आम शब्द थे राजापुत्र, राउत, राउता, राजकुला या रावला, रणक आदि। राजपुत्र, राउत, राउत, राजकुल, रावल, रणक। जी। और कभी-कभी इन उपाधियों के साथ सामंत या महामंडलेश्वर जैसी पुरानी उपाधियां भी जोड़ी जाती थी। ये शायद प्रशासनिक व्यवस्था में राजपुत्रों और अन्य लोगों द्वारा प्राप्त रैंकों का संकेत देती थी। क्या ये उपाधियां कुछ खास कुलों तक ही सीमित थी? नहीं, ऐसा नहीं लगता। शिलालेखों में श्री वंश के राउत जैसे भाव मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि राजपुत्र या राउत शब्द कुछ खास कुलों तक ही सीमित नहीं थे। ये दिखाता है कि व्यवस्था में काफी लचीलापन था, फ्लेक्सिबिलिटी था। नए समूहों को उनकी राजनीतिक पहल और शक्ति के आधार पर इस राजपूत वर्ग में समायोजित किया जा सकता था। इस प्रसार के साथ क्या समाज में और भी कुछ बदलाव हो रहे थे? हाँ, चट्टोपाध्याय 2 और विशिष्ट घटनाओं, डिस्टिंक्ट फिनोमेना की ओर इशारा करते हैं। क्या? पहला, प्रारंभिक क्षत्रिय समूहों की राजनीतिक स्थिति का कमजोर होना। जो पुराने क्षत्रिय समूह थे, उनकी शक्ति कम हो रही थी। वो अब कम शक्तिशाली व्यवसाय, लेस पोटेंट ऑक्यूपेशंस जैसे कि कारीगर, आर्टिजन्स और व्यापारी, मर्चेंट्स अपना रहे थे। इसका पता भी शिलालेखों से चलता है। अब शासक वर्ग के लिए पसंदीदा शब्द ज्यादातर राजपूत था, क्षत्रिय नहीं। अच्छा, और दूसरा बदलाव? दूसरा, विभिन्न राजपूत कुलों के बीच बढ़ता अंतरकुल सहयोग, इंटरक्लैन कोलैबोरेशन। इसका प्रमाण विभिन्न सैन्य अभियानों में उनकी भागीदारी से मिलता है। सैन्य अभियानों में भागीदारी? इसे कैसे जानते हैं? चट्टोपाध्याय इस अवधि के स्मारक पत्थरों, मेमोरियल स्टोन्स, जिन्हें वीर पत्थर भी कहते हैं, उनके साक्ष्यों की जांच करते हैं। ये पत्थर उन विविध सामाजिक समूहों को दर्शाते हैं जिन्होंने इन सैन्य गतिविधियों में भाग लिया। और इन पत्थरों पर किन कुलों का जिक्र है? हिंसक मौतों के स्मारक ज्यादातर उन्हीं समूहों से संबंधित हैं जिन्हें राजपूत के रूप में मान्यता मिली। इन पत्थरों में पाए जाने वाले कुलों के नामों में शामिल हैं प्रतिहार, चाहमान, गुहिल, परमार, सोलंकी, राठौर, चंदेला, बुडाना, मोहेला, देवड़ा, डोडा, दहिया, भीची, धारकत्ता और भी कई। प्रतिहार, चाहमान, गुहिल, परमार, सोलंकी, राठौर, चंदेल, बुडाना, मोहिला, देवड़ा, डोडा, दहिया, भीची, धारकट्टा। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, और ये पत्थर उन लोगों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को इंगित करने के लिए राजपुत्र, राणा, राउता आदि जैसी उपाधियां भी दर्शाते हैं। तो इन स्मारक पत्थरों का निष्कर्ष क्या है? चट्टोपाध्याय का तर्क है कि कोट जिस तरह से इन स्मारक पत्थरों को बनाया गया था और जिन संदर्भों का वे प्रारंभिक मध्ययुगीन राजस्थान में प्रतिनिधित्व करते हैं, वे काफी हद तक नए क्षत्रिय समूहों से संबंधित हैं, जिन्होंने मिलकर राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया। मतलब ये पत्थर उस उभरते हुए राजपूत समाज और राजनीतिक व्यवस्था का सबूत है। बहुत विस्तृत विश्लेषण चट्टोपाध्याय का। उन्होंने राजपूत निर्माण को एक राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया। अब जहां चट्टोपाध्याय ने छोड़ा था, वहीं से नॉर्मन ज़ीगलर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। चट्टोपाध्याय ने कहा था कि वंशावली संबंधों से सामाजिक संबंधों के व्यापक दायरे में विस्तार में ही राजपूत नेटवर्क के भविष्य के विकास के बीच निहित हैं। ज़ीगलर इसी बात को पकड़ते हैं और मुगल काल को देखते हैं। सेक्शन 19.2 क्लैन फॉर्मेशन, पैटर्न क्लाइंट फ्रेमवर्क। और ज़ीगलर क्या पाते हैं मुगल काल में? ज़ीगलर मुगल काल में राजपूतों के बीच रिश्तेदारी, किनशिप और वंश संबंधों, डिसेंट रिलेशन से हटकर सेवा, सर्विस और आदान प्रदान नेटवर्क, एक्सचेंज नेटवर्क्स की और एक महत्वपूर्ण आंदोलन, मूवमेंट पाते हैं, एक बदलाव। तो मध्यकाल तक, मतलब मुगल काल के आसपास, एक राजपूत के लिए संदर्भ और पहचान की 2 प्राथमिक इकाइयां, प्राइमरी यूनिट्स, क्या थीं? ज़िगलर के अनुसार 2 मुख्य इकाइयां थीं, उसकी भाईबंद और उसके सगा। भाईबंद और सगा, इन्हें थोड़ा समझाएंगे। भाईबंद क्या है? भाईबंद मतलब भाईचारा। ये एक पितृवंशीय पैट्रिलिनियल वंश इकाई थी जिसे कुल द्वारा दर्शाया गया था।
इसमें एक सामान्य पूर्वज, जिसे वडेरो कहते थे, उससे पुरुष रक्त संबंधों द्वारा संबंधित सभी लोग शामिल थे। वडेरो यानी सबसे बड़ा पूर्वज। तो क्या ये पूरा कुल एक ही जगह रहता था एक साथ? नहीं, जरूरी नहीं। कुल तो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ हो सकता था। ये कोई शास्त्रीय कॉरपोरेट समूह नहीं था जो एक विशिष्ट क्षेत्र पर संयुक्त नियंत्रण रखता हो। जमीनी स्तर पर जो कॉरपोरेट समूह थे उन्हें खाप या नाग कहते थे। खाम्प या नाग, ये क्या थे? ये कुल की छोटी इकाइयां थीं। इनमें आमतौर पर 3 से 5 या 6 पीढ़ियों के सदस्य शामिल होते थे। इसमें पुरुष रक्त के करीबी संबंधों से संबंधित सभी सदस्य, उनकी पत्नियां, बेटे और अविवाहित बेटियां शामिल थीं। भाईबंद, वडेरो, खाप, नाक, ये शब्द ध्यान रखने वाले हैं। भाईबंद, वडेरो, खाम्प, नाग, ठीक है। और भाईबंद का क्षेत्र से क्या संबंध था? भाईबंद क्षेत्रीय रूप से भी जुड़ा हुआ था। कैसे? भाइयों के बीच शेरों के विभाजन से, जिसे भाईवंत कहते थे। भाईवंत के जरिए जो भूमि मिलती थी, उसी क्षेत्र को भाईबंद अपना वतन या जन्मभूमि कहता था। वतन या जन्मभूमि भी जिससे उसे अपना पोषण, सस्टेनेंस और शक्ति प्राप्त होती महसूस होती थी। जीगलर बताते हैं कि 2 संस्थाएं, भाईचारा और भूमि, अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई और पारस्परिक रूप से सहायक महसूस की जाती थी। क्या इसका चट्टोपाध्याय द्वारा बताई गई भूमि इकाइयों से कोई संबंध है, जैसे वो चौरसिया वगैरह? हाँ, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। याद है, चट्टोपाध्याय ने पहले की अवधि में 6 गांव और उसके गुणों को मल्टीपल्स वाली एक नई भूमि इकाई की बात की थी। पश्चिमी भारत में इसका उपयोग ज्यादा था। हाँ, याद है। 8वीं शताब्दी के अंत में सौराष्ट्र में 84 गांव यानी चौरासिया की इकाइयों के शुरुआती संदर्भ मिलते हैं जो गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे। ऐसा लगता है कि इसका राजस्थान में प्रसार शासक अभिजात वर्ग के बीच भूमि और राजनीतिक नियंत्रण के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए हुआ होगा। चौरासिया यानी 84 गांवों की इकाई। जी, और 14वीं शताब्दी के अंत तक 84 गांवों के चौरसिया धारक मुखियाओं का एक जाना माना वर्ग बन गए थे। चट्टोपाध्याय ये भी बताते हैं कि चौरसिया व्यवस्था हमेशा राजपूतों की क्षेत्रीय प्रणाली में सख्ती से पालन नहीं की जाती थी, लेकिन इसने उस प्रणाली को एक सैद्धांतिक ढांचा, थ्योरेटिकल फ्रेम जरूर प्रदान किया, जिसमें इकाइयों के पदानुक्रम और कुल सदस्यों और इकाइयों के बीच संबंधों को काफी अच्छी तरह से समझा जा सकता था। तो हाँ, जीगलर का वतन और चट्टोपाध्याय का चौरसिया कहीं न कहीं जुड़े हुए लगते हैं। बहुत बढ़िया कनेक्शन। अब जीगलर की बताई दूसरी इकाई पर आते हैं। सगा कौन थे? सगा वे लोग थे जिन्हें राजपूत बेटियां देता था और या जिनसे वो पत्नियां प्राप्त करता था, मतलब जिनसे शादी के रिश्ते बनते थे। तो ये शादी के रिश्तेदार हुए, इनका क्या महत्व था? ये संबंध विशेष महत्व का था, क्योंकि जिगलर कहते हैं विवाह का कार्य एक महिला को उसके पति के भाईबंध से जोड़ता था, वहीं यह एक गठबंधन, अलायंस भी बनाता था। ये सिर्फ 2 परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि 2 समूहों का गठबंधन था। लेकिन क्या शादी के बाद महिला का अपने पिता के भाईबंध से रिश्ता खत्म हो जाता था? नहीं, ऐसा नहीं। महिला के पिता का भाईबंध उसे बहन कहना जारी रखता था, और मामा यानी माँ के भाई और उसके बेटे भांजे के बीच मजबूत स्नेह के प्रमाण भी मिलते हैं। तो सगा संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण थे। तो मुगल काल में भी भाईबंध और सगा ये दोनों महत्वपूर्ण बने रहे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वे ये परिभाषित करने में केंद्रीय थे कि राजपूत कौन था। वे प्राकृतिक आत्मीयता, नेचुरल अफिनिटी की इकाइयां भी थी, जो पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी, समर्थन, सपोर्ट और सहायता, असिस्टेंस के तत्काल निपटान का आह्वान करती थी। मतलब जरूरत पड़ने पर भाईबंध और सगा से मदद की उम्मीद की जाती थी। लेकिन क्या ये रिश्ते ही सब कुछ तय करते थे? क्या एक राजपूत की सारी निष्ठाएं, अलीजेंसेस इन्हीं से नियंत्रित होती थी? नहीं, जरूरी नहीं। भाईबंध और सगा महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे जरूरी नहीं कि उसकी सभी निष्ठाओं को नियंत्रित करें। यहीं पर बदलाव आता है। क्या सभी भाईबंध एक जैसे थे या उनमें भी फर्क था? नहीं, उनमें भी फर्क था। जिगलर बताते हैं कि पश्चिमी मारवाड़, वेस्टर्न मारवाड़ के राठौर भाईबंध, राठौर ब्रदरहुड में रिश्तेदारी प्रमुख बनी रही। उनमें एक रेखीय वंश, यूनिलिनियल डिसेंट और भाइयों के बीच समानता, इक्वालिटी का सिद्धांत भूमि तक पहुंच के अधिकार के साथ प्रबल रहा। वहां रैंक और अधिकार के पदों को लेकर भाइयों के बीच आंतरिक मतभेद भी न्यूनतम रहे। ये राठौर भाईबंद मुगल या अन्य राजपूत शासकों से अपेक्षाकृत स्वतंत्र थे। अच्छा, राठौरों में रिश्तेदारी ज्यादा हावी रही और दूसरी जगहों पर? दूसरी जगहों पर भाईबंद अधिक स्तरीकृत,
स्ट्रैटिफाइड थे। उनकी सदस्यता धन और शक्ति और अधिकार के पदों तक पहुंच के आधार पर आंतरिक रूप से विभेदित, डिफरेंशिएटेड थी। मतलब कुछ भाई ज्यादा अमीर और शक्तिशाली थे, कुछ कम। उनमें बराबरी कम थी। इन स्तरीकृत भाईबंधों को किन संस्थाओं ने प्रभावित किया? रिश्तेदारी के अलावा और क्या महत्वपूर्ण था? यहीं पर दो अतिरिक्त संस्थाएं आती हैं जिनका जिक्र मैंने पहले किया था। शासन, रूलरशिप, और आश्रय, क्लाइंटशिप। शासन और आश्रय। हाँ, और ये संस्थाएं परस्पर संबंधित थी। जो कॉर्पोरेट भाईबंध था वो रिश्तेदारी और क्षेत्र के संदर्भ में परिभाषित होता था, लेकिन शासन और आश्रय रिश्तेदारी के बजाय आवासीय समूहों और व्यक्तियों के बीच एक श्रेष्ठ यानी स्थानीय शासक, जिसे ठाकुर कहते थे, उसके प्रति पदानुक्रमित संबंध, हायरार्किकल टाइज और आम निष्ठा, कॉमन एलिजेंस के संदर्भ में परिभाषित होते थे। तो मतलब अब रिश्तेदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया कि आप किस ठाकुर के प्रति निष्ठावान हैं। हाँ, कुछ हद तक इन्हीं संबंधों और निष्ठाओं ने एक राजपूत शासक के स्थानीय साम्राज्य को परिभाषित किया और उसके क्षेत्र की सीमा निर्धारित की। उन्होंने उस राज्य के भीतर एकजुटता, सॉलिडारिटी का प्राथमिक आधार भी बनाया। अब ज़ीगलर के संरक्षक आश्रित, पेट्रन क्लाइंट की अवधारणा पर वापस आते हैं। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जी, ज़ीगलर इस अवधारणा का उपयोग विभिन्न कुलों और व्यक्तियों और कुलों के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए करते हैं। हालांकि जैसा कि डेविड हार्डमन जैसे विद्वानों ने चेताया है, इस अवधारणा का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। लेकिन ज़ीगलर का तर्क है कि शासक के तत्काल परिवार के बाहर आश्रय भूमि तक पहुंच और अधिकार के पदों दोनों का प्रमुख निर्धारक था। आश्रय मतलब पेट्रनेज। हाँ, मतलब किसके संरक्षण में आप हैं, ये तय करता था कि आपको जमीन और पद मिलेंगे या नहीं। तो ये आश्रित क्लाइंट्स कौन थे? उन्हें क्या कहा जाता था? इन आश्रितों को आमतौर पर चाकर कहा जाता था। चाकर। चाकर। चाकर, इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें शासक के समान कुल और भाईबंद के राजपूत भी हो सकते थे, और विभिन्न कुलों और भाईबंदों के अन्य राजपूत भी शामिल थे। चाकर का सामान्य अर्थ तो सेवक है, लेकिन मारवाड़ी उपयोग में ये एक सैन्य अनुचर, मिलिट्री रिटेनर को निर्दिष्ट करता था। सैन्य अनुचर मतलब वो व्यक्ति जो किसी श्रेष्ठ को हथियारबंद सेवा, आर्म्ड सर्विस प्रदान करने की शर्त पर गांव पर अधिकार रखता था, या फिर जिसे उसके संरक्षक, पेट्रन के व्यक्तिगत घराने, पर्सनल हाउस होल्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो चाकर एक महत्वपूर्ण वर्ग बन गया। तो ये संरक्षण और आश्रय के पदानुक्रमित संबंध, हायरार्किकल टाइज, क्या सिर्फ ऊपर के स्तर पर थे या नीचे तक फैले हुए थे? नहीं, ये राजपूत समाज के सभी स्तरों पर फैले हुए थे। छोटे ठाकुर के भी अपने चाकर होते थे और बड़े राजा के भी। ये आश्रय इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया मुगल काल में? इसने रिश्तेदारी की जगह कैसे ले ली? हाँ, यही ज़िगलर का मुख्य बिंदु है। आश्रय इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इसने संगठन के आधार के रूप में रिश्तेदारी, किनशिप का स्थान ले लिया। इसने न केवल भूमि और अधिकार के पदों तक पहुंच को विनियमित, रेगुलेट किया, बल्कि इसने स्थानीय शासक को, जिस पर आश्रित चाकर एहसानों और पुरस्कारों के लिए निर्भर थे, एक बलपूर्वक शक्ति, कोर्सिव फोर्स भी उपलब्ध कराए। और इस शक्ति का इस्तेमाल शासक कैसे करता था? वो इस शक्ति का इस्तेमाल बदले में स्थानीय पदानुक्रम, लोकल हायरकी को ही समर्थन और मजबूत करने के लिए कर सकता था। मतलब चाकर शासक को शक्ति देते थे और शासक उस शक्ति से चाकरी व्यवस्था को और मजबूत करता था। क्या ये पूरी तरह से मुगल काल की ही देन थी या ये पहले से मौजूद था? ज़िगलर नोट करते हैं कि जबकि मुगल काल से पहले राजस्थान में आश्रय की संस्थाएं मौजूद थीं, वे 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान संगठन के आधार के रूप में रिश्तेदारी की कीमत पर बहुत विकसित हुई। मतलब ये पहले से था, लेकिन मुगलों के समय ये बहुत ज्यादा बढ़ गया और रिश्तेदारी पर हावी हो गया। वो इन संस्थाओं के विकास का श्रेय मुगलों की अप्रत्यक्ष शासन, इनडायरेक्ट रूल की नीति को देते हैं। मुगलों ने क्या किया? उन्होंने राजस्थान में शासकों के पदों पर उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। मतलब कौन राजा बनेगा ये मुगल तय करने लगे। काफी हद तक। और बदले में उन्होंने इन शासकों को राजस्थान के अंदर उनकी पैतृक भूमि, जिसे वतन जागीर कहा गया, उसके रूप में, और राजस्थान के बाहर अन्य भूमि के रूप में जागीरें देकर हथियारों और संसाधनों से समर्थन दिया। वतन जागीर, ये महत्वपूर्ण टर्म है। जी, वतन जागीर, ये वो पैतृक भूमि थी जिस पर शासक का अधिकार मुगलों ने मान लिया था। इन्हीं संसाधनों से स्थानीय शासकों को अपने अधिकार क्षेत्रों को मजबूत करने और अपने प्रशासन को केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज करने की अनुमति मिली।
उनके पास अब ज्यादा पैसा और ज्यादा सैनिक थे। तो क्या इसी समय मतलब 17वीं शताब्दी के आसपास पहले सच्चे राजपूत राज्य, ट्रू राजपूत स्टेट्स उभरे, जैसा जिगलर कहते हैं? हाँ, जिगलर के अनुसार ये इसी अवधि में हुआ, खासकर 17वीं शताब्दी की शुरुआत में। अब एक परिभाषित और संस्थागत शक्ति का केंद्र, डिफाइंड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लोकस ऑफ पावर था, जहां से उचित मंजूरी और प्रवर्तन के साथ नियम निकलते थे। मतलब राज्य ज्यादा फॉर्मल हो गए थे। और मुगलों ने शासकों को और क्या अधिकार दिए? मुगल शासकों ने स्थानीय शासकों को स्थानीय पदानुक्रमिक प्रणाली में सम्मान और पुरस्कार के प्राथमिक स्रोत यानी भूमि तक पहुंच पर और भी ज्यादा व्यापक अधिकार प्रदान किए। मतलब जमीन बांटने का अधिकार अब राजा के हाथ में ज्यादा केंद्रित हो गया। इसका भूमि संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? जमीन के मालिकाना हक पर? यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आया। जिगलर का तर्क है कि जैसे जैसे स्थानीय शासकों ने उन भूमियों पर व्यापक नियंत्रण प्राप्त किया जिन पर पारंपरिक रूप से उनके अपने वर्ग के प्रतिनिधियों यानी भाई बंधुओं का प्रभुत्व था, उन्होंने इन भूमियों पर संबंधों को बदलने की कोशिश की। कैसे बदलने की कोशिश की? उन्होंने कोशिश की कि ये संबंध रिश्तेदारी और जन्म सिद्ध अधिकार बर्थ राइट द्वारा प्रथागत पहुंच कस्टमरी एक्सेस पर आधारित ना होकर सेवा और आदान प्रदान सर्विस एंड एक्सचेंज पर आधारित हों। मतलब जमीन उसे मिलेगी जो सेवा करेगा, ना कि उसे जो सिर्फ रिश्तेदार है। जाहिर है इसका विरोध तो हुआ होगा। जिन भाईबंदों के पारंपरिक अधिकार थे उन्होंने इसे कैसे स्वीकार किया? हाँ, विरोध हुआ। स्थानीय ख्यात रिकॉर्ड्स, लोकल ख्यात रिकॉर्ड से ये स्पष्ट है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, आमतौर पर उस आधार को चुनौती देने का रूप लेता था जिस पर एक शासक ने एक क्षेत्र पर प्रभुत्व या सर्वोच्चता का दावा किया था। मतलब भाईबंद कहते थे ये जमीन हमारी है, राजा की नहीं। और ये झगड़े कैसे सुलझते थे? अक्सर ये सशस्त्र संघर्षों, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में समाप्त होते थे। वंश आधारित संबंधों, डिसेंट बेस्ड टाइज और उभरते चाकर यानी संरक्षक आश्रित संबंधों के बीच ये संघर्ष राजपूत परिसंघ में हो रहे बदलाव का प्रतीक था। इस संघर्ष में कौन सी भावनाएं या मूल्य सामने आते थे? ये संघर्ष भाईचारे की भावनाओं और समानता के मूल्यों और जन्म से भूमि पर विरासत और प्रभुत्व के अधिकारों को जगाता था। लोग अपने पुराने अधिकारों की दुहाई देते थे। जिगलर तर्क देते हैं ये भावनाएं और मूल्य मुगल काल के दौरान एक अंतर्धारा, अंडरकरंट बनाते हैं जो समय समय पर फिर से उभरते हैं। और क्या इसका असर मुगलों के प्रति निष्ठा पर भी पड़ता था? हाँ, जिगलर कहते हैं, और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विशेष भूमि के अधिकारों की विभिन्न व्याख्याएं न केवल स्थानीय रूप से बल्कि मुगल सिंहासन के प्रति राजपूत निष्ठा के संबंध में भी भूमिका निभाती हैं। मतलब जमीन के झगड़े मुगल दरबार तक भी पहुंचते थे और राजपूतों की वफादारी को प्रभावित करते थे। तो ये वंश बनाम सेवा का संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण था। क्या भूमि संबंधों में कोई और बदलाव भी आया? हाँ, एक और महत्वपूर्ण बदलाव था ब्यूरोक्रेटिकेशन। प्रशासनिक प्रक्रियाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स अधिक परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड हो गई। नौकरशाहीकरण? जी। कैसे? मारवाड़ में गांवों के लिए लिखित हक विलेख, रिटन डीड्स ऑफ एंटाइटलमेंट जारी करने की शुरुआत हुई। इन्हें पाटो या पाटा कहा जाता था। पाटो या पाटा? जी। जिगलर नोट करते हैं, पहले से ही शुरुआती मुगल काल तक ऐसे विलेखों के कब्जे ने एक वैधता हासिल कर ली थी जो वंश या मौखिक अनुदान पर आधारित भूमि के पूर्व दावों का स्थान ले लेती थी। मतलब अब जुबानी बात या पुरानी रिश्तेदारी नहीं, लिखित दस्तावेज, पाटा ज्यादा मायने रखता था। ये पाटो या पाटा क्या थे, कैसे होते थे? ये पाटो मुगल जागीर देने के प्रोटोटाइप पर आधारित एक विलेख था और ये प्रीबेंडल टेन्योर पर आधारित एक चल अनुदान था। मतलब ये स्थायी नहीं था, इसे बदला जा सकता था। इसमें क्या क्या लिखा होता था? ये न केवल गांवों तक पहुंच प्रदान करता था बल्कि इन गांवों का मूल्यांकन, असेसमेंट भी शामिल करता था। इस मूल्यांकन को रेख कहते थे। रेख, इसका क्या उद्देश्य था? रेख से ये निर्धारित होता था कि जिस ठाकुर को ये पाटा मिला है उसे सैन्य सेवा के लिए कितने सैनिक और जानवर प्रदान करने हैं। मतलब आपकी जमीन की आमदनी के हिसाब से आपकी सैन्य जिम्मेदारी तय होती थी। अच्छा, रेख के आधार पर सैन्य सेवा। और कुछ? हाँ, ठाकुरों पर उनकी गांवों के कुल मूल्यांकन यानी रेख के प्रतिशत के आधार पर उत्तराधिकार पर एक टैक्स भी लगाया गया था। इसे नजराना कहते थे। नजराना, पाटो, रेख, नजराना, ये तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पाटो जमीन का लिखित विलेख, रेख उस जमीन का मूल्यांकन, नजराना उत्तराधिकार कर। बिल्कुल, ये मुगल प्रभाव और बढ़ती नौकरशाही को दिखाते हैं। ये पाटा व्यवस्था कितनी गहरी गई? क्या ये सिर्फ बड़े ठाकुरों तक सीमित थी?
नहीं, ये काफी नीचे तक गई। जिगलर बताते हैं महाराजा जसवंत सिंह 1638-78 के समय, महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678। हाँ, उनके समय तक ये विलेख, ये पाटें न केवल परिवारों के मुखियाओं को बल्कि कनिष्ठ सदस्यों, जूनियर मेंबर्स और व्यक्तिगत राजपूतों को भी जारी किए जाते थे और उन्हें नियमित रूप से एक मुगल मनसबदार की तरह एक गांव से दूसरे गांव में स्थानांतरित, ट्रांसफर भी किया जाता था। मतलब अब जमीन से जुड़ाव कम हो रहा था, ट्रांसफर भी होने लगा था। हाँ, ऐसा लगता है। वंशावली साक्ष्यों से ये भी प्रतीत होता है कि जबकि शुरुआती वर्षों में स्थानीय शासकों ने अनुदानों को विशेष स्थानीय क्षेत्रों तक सीमित रखा था, जहां व्यक्तिगत भाईबंद केंद्रित थे, बाद में उन्होंने अपने चाकरों को तेजी से व्यापक क्षेत्रों में घुमाया, ट्रांसफर किया। ऐसा क्यों किया होगा? शायद इस तंत्र द्वारा स्थानीय वंश क्षेत्रों, लोकल लीनिएज टेरिटरीज को तोड़ने के लिए, ताकि किसी एक जगह पे किसी एक भाईबंद का दबदबा ना बन सके। तो क्या स्थिति आ गई थी? ऐसा लगता है कि इस समय तक चाकर, चाहे वे कुल के भाई हों या नहीं, सभी को वास्तव में भूमि तक पहुंच प्राप्त करने से पहले पाटा प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों के रूप में सेवा करनी पड़ती थी। मतलब पहले सेवा करो, फिर पाटा मिलेगा। बर्थराइट वाला दावा कमजोर पड़ गया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। क्या विवाह संबंधों की भी कोई भूमिका थी इस बदलते दौर में? हाँ, थी। राजपूतों का स्थानिक विस्तार, स्पेशल एक्सपेंशन, इस अवधि में विवाह संबंधों के माध्यम से भी हुआ। ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत राजपूतों ने भी विवाह संबंधों में बने गठबंधनों की प्रक्रिया में भूमि तक पहुंच प्राप्त की। शादी करके भी जमीन मिल सकती थी। हाँ, जिगलर ने इसे साला कटारी में उपहारों की संस्था के माध्यम से समझाया है। साला कटारी। साला कटारी, ये क्या है? ये शायद विवाह के समय या उसके बाद दिए जाने वाले उपहारों या जमीन से जुड़ी कोई प्रथा रही होगी। जिगलर कहते हैं कि इन विवाह गठबंधनों ने कॉर्पोरेट क्षेत्रीयता, कॉर्पोरेट टेरिटोरियलिटी की भावना पैदा करने का काम किया, जो भाईबंद की भावना को काटती थी लेकिन कई मायनों में इसके समान थी। दोनों में भूमि तक पहुंच और उपयोग के अपेक्षित अधिकार निहित थे। मतलब शादी से बने रिश्ते भी जमीन पर अधिकार और एक तरह की सामूहिक पहचान बनाने में मदद करते थे, जो खून के रिश्तों, भाईबंद से अलग थे। हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में सेवा और विनिमय नेटवर्क, चाकरी व्यवस्था और विवाह गठबंधन, सगा संबंध, दोनों ने राजपूतों को सामाजिक संबंधों के एक व्यापक दायरे में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं था। इन बदलते रिश्तों का विचारधारा, आइडियोलॉजी पर क्या असर पड़ा, सोचने के तरीके पर? देखिए, वंश आधारित रिश्तेदारी नेटवर्क, विवाह नेटवर्क और सेवा व विनिमय नेटवर्क, ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद थीं, कोएग्जिस्ट कर रही थीं। इससे अक्सर राजपूतों के लिए मानदंडों, नॉर्म्स और आचरण, कंडक्ट की असंगत व्याख्याएं, इनकंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन सामने आती थी। मतलब कंफ्यूजन होता था कि क्या सही है, क्या गलत। कैसे? जिगलर बताते हैं कि 17वीं शताब्दी में पारंपरिक राजपूत साहित्य जैसे ख्यात वगैरह सामान्य नियमों के संदर्भ में आचरण के उपयुक्त मानदंड प्रस्तुत करते थे। ये नियम एक तरह से राजपूत धर्म थे। राजपूत धर्म? हाँ, इसे एक जन्मजात नैतिक आचार संहिता महसूस किया जाता था, जिसे प्रत्येक व्यक्ति जन्म से विरासत में प्राप्त करता था और इसे पूरा करने की जन्मजात क्षमता के साथ, मतलब ये माना जाता था कि राजपूतों में कुछ नैतिक गुण जन्म से ही होते हैं। लेकिन सेवा और विनिमय नेटवर्क की ओर बढ़ने से क्या हुआ? इससे अपेक्षाओं में विसंगतियां, इनकंसिस्टेंसीज आए। पारंपरिक राजपूत धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत थे, उनमें से एक था गोत्र कदम से परहेज करना। गोत्र कदम, ये क्या होता है? गोत्र कदम मतलब अपने ही गोत्र, क्लैन, सब ग्रुप के सदस्यों की हत्या से परहेज करना, अपने ही कुल या भाईबंद के लोगों को ना मारना। ये एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। लेकिन चाकरी व्यवस्था में तो ऐसा हो सकता था। हाँ, यही संकट आया। अब सवाल ये था कि क्या सर्वोच्च है, अपने गोत्र के सदस्यों की रक्षा करना या उस स्वामी की रक्षा करना जिसका वो चाकर है? अगर स्वामी का आदेश हो कि अपने ही गोत्र के किसी व्यक्ति से लड़ो, तो क्या करना चाहिए? ये तो बड़ी दुविधा है। बिल्कुल। जिगलर यहाँ सम्मान की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ ऑनर में एक बदलाव, शिफ्ट नोट करते हैं। जब वो मुगल काल के मामलों की जांच करते हैं तो पाते हैं कि वो मामले तेजी से गोत्र कदम के अवगुण, डिमेरिट पर जोर देते हैं। मतलब अब गोत्र कदम को उतना बुरा नहीं माना जा रहा था जितना स्वामी के प्रति वफादारी न निभाने को। गोत्र कदम का अवगुण मतलब उसकी बुराई कम हो गई। हाँ, ऐसा लगता है। स्वामी भक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। इस बदलाव को किस चीज ने आसान बनाया? राजपूतों ने इसे कैसे स्वीकार किया?
जिगलर का तर्क है कि इस बदलाव को राजपूतों द्वारा अपनी उत्पत्ति को देखने के तरीके से सुगम बनाया गया था। जो नए मिथक या कहानियां थीं, उनके अनुसार राजपूत उस समय उभरे थे जब पारंपरिक पदानुक्रमित व्यवस्था, ट्रेडिशनल हायरार्किकल ऑर्डर ध्वस्त हो गई थी। मतलब जब सब कुछ गड़बड़ था। हाँ, और ले केवल बड़े प्रयास और राजपूत शासकों और मुगलों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों से था कि उन्होंने खुद को फिर से बनाया था, रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया था। इस नई समाज की ओर बढ़ते हुए, जहां वे वास्तव में विभिन्न कुल देवताज और अपने शासकों और बाद में मुगलों के देवताओं के आशीर्वाद से अपने दम पर आ रहे थे, राजपूतों ने खुद को फिर से स्थापित किया था। तो इस कहानी का मतलब क्या निकला? मतलब ये कि चूंकि उन्होंने खुद को फिर से बनाया था, इसलिए पुरानी व्यवस्था के नियम उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। ऐसी स्थिति में पुनर्निर्माण की इस प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन को प्रधानता दी गई और गोत्र कदम जैसी पारंपरिक अवधारणा को अवगुणित, डिमेरिटेड कर दिया गया, उसे कम महत्व दिया गया। वाह, ये तो विचारधारा में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जिगलर ने मुगल काल में वंश से सेवा की ओर एक स्पष्ट बदलाव दिखाया है, लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी थी? क्या ये एक वन वे स्ट्रीट थी? यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है, और यही एंट्री होती है तीसरे विद्वान की, जिनका जिक्र इस यूनिट के अंत में है, रिचर्ड फॉक्स। सेक्शन 19.3, डेवलपमेंटल साइकिल फ्रेमवर्क ऑफ रिचर्ड फॉक्स, एन एडेंडम। रिचर्ड फॉक्स। जिगलर ने एक सीधी रेखा वाली तस्वीर दिखाई वंश से सेवा की ओर। फॉक्स क्या कहते हैं? हाँ, हालांकि फॉक्स का काम सीधे तौर पर राजस्थान के मध्यकालीन राजपूतों पर नहीं है। वो यूपी, उत्तर प्रदेश के राजपूत वंशों और एक अलग समय अवधि, मुख्यतः 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। लेकिन उनका फ्रेमवर्क हमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है। कैसे? जिगलर से अलग कैसे है उनका नजरिया? देखिए, जिगलर एक रेखीय आंदोलन, यूनिलिनियर मूवमेंट देखते हैं वंश से सेवा की ओर, जबकि फॉक्स राजपूत वंशों के विकास को विकासात्मक चरण, डेवलपमेंटल स्टेजेस में मानते हैं। विकासात्मक चरण, इसका क्या मतलब है? फॉक्स का मानना है कि बंद भाई बंधों, क्लोज ब्रदरहुड्स की राजा या राज्य के साथ जो अंतःक्रिया, इंटरैक्शन होती है, वो वंश के विकास के विभिन्न चरण हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चरणों को एक विकासात्मक चक्र, डेवलपमेंटल साइकिल का हिस्सा माना जा सकता है। चक्र, साइकिल। हाँ, मतलब पर एक चक्रीयता, मतलब वंश का विकास वंश से सेवा नेटवर्क की ओर जा सकता है, लेकिन फिर वापस वंश की ओर भी आ सकता है। ये एक सीधी रेखा नहीं है। बिल्कुल, यही फॉक्स का मुख्य तर्क है। ये एक चक्र है, सीधी रेखा नहीं। ये ज्यादा गतिशील, डायनामिक तस्वीर पेश करता है। जिगलर का मॉडल थोड़ा रेखिक, लीनियर लगता है, जबकि फॉक्स का मॉडल चक्रीय, साइक्लिकल है। ये चक्र किन चीजों पर निर्भर करता है? फॉक्स के अनुसार इस चक्र को कौन से कारक फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? फॉक्स राजपूत वंशों के इस विकासात्मक चक्र के 4 मुख्य, परस्पर संबंधित कारक बताते हैं। 4 कारक कौन-कौन से? पहला, क्षेत्रीय विस्तार के लिए उपलब्ध भूमि की सीमा, एक्सटेंट ऑफ लैंड अवेलेबल फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, मतलब फैलने के लिए जमीन है या नहीं। ये विस्तार या तो बंजर या कम आबादी वाली भूमि को खेती के तहत लाकर हो सकता था, या फिर आबादी वाले खेती वाले क्षेत्रों की भौतिक विजय, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट से। जैसे तराई क्षेत्र में नई जमीन या अकाल युद्ध से खाली हुई जमीन। हाँ, और विजय काफी हद तक वंश की जनसंख्या और उसकी सैन्य क्षमता पर निर्भर करती थी। फॉक्स कहते हैं कि ये क्षेत्रीय सीमांत स्थितियां, टेरिटोरियल फ्रंटियर कंडीशंस, राजपूत वंशों के आंतरिक संगठन को बहुत प्रभावित करती थीं और केंद्रीय शक्ति, सेंट्रल पावर के साथ उनके संबंधों का भी संकेत थीं। आमतौर पर क्षेत्रीय सीमाएं तभी मौजूद होती थीं जब राज्य कमजोर होता था। अगर राज्य मजबूत है तो वो विस्तार नहीं करने देगा। इसे चट्टोपाध्याय के राजस्थान के संदर्भ से जोड़ सकते हैं। उन्होंने भी नए क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण की बात की थी। हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। चट्टोपाध्याय ने जो प्रक्रिया बताई थी, फॉक्स उसे एक बड़े फ्रेमवर्क में रख रहे हैं। ये हुआ पहला कारक, जमीन की उपलब्धता। ठीक है। दूसरा कारक? दूसरा कारक है वंश की जनसंख्या, एकजुटता और सैन्य सफलता। लिनेजेस, पॉपुलेशन, सॉलिडारिटी एंड मिलिट्री सक्सेस। ये कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, एक बड़ी आबादी आमतौर पर वंश के विकास के शुरुआती चरणों में या जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होती थी, तब सैन्य प्रक्रिया में सहायता करती थी। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा सैनिक, लेकिन एक बड़ी आबादी अक्सर रिश्तेदारी निकाय, किन बॉडी को कम एकजुट और कम कॉर्पोरेट बनाती थी। ज्यादा लोग होंगे तो उनमें फूट पड़ना भी आसान होगा। तो जनसंख्या और एकजुटता में संतुलन जरूरी था। हाँ,
चूंकि सैन्य सफलता के लिए रिश्तेदारी सहयोग किनशिप कॉपरेशन आवश्यक था, इसलिए जनसंख्या और एकजुटता संतुलित थी, या फिर वंश विखंडित फिजन हो जाता था, मतलब टूट जाता था। और एकजुटता का आधार भी बदलता था। जी, फॉक्स कहते हैं कि एकजुटता का आधार बदलता है। पहले ये रिश्तेदारी, शिष्टाचार, किनशिप एटिकेट और वंशावली अपील, जीनियोलॉजिकल अपील पर आधारित होती थी। मतलब हम सब एक ही पूर्वज की संतान हैं, इसलिए साथ रहें। लेकिन बाद में ये वंश के आंतरिक स्तरीकरण, इंटरनल स्ट्रैटिफिकेशन पर आधारित हो जाती थी, जो राजा और अभिजात वर्ग को प्रमुख अधिकार देता था। मतलब अब लोग राजा के प्रति वफादारी के कारण एकजुट होते थे, सिर्फ रिश्तेदारी के कारण नहीं। सैन्य सहयोग का तरीका भी बदलता था। हाँ, पहले ये रिश्तेदारी अनुशासन, किनशिप डिसिप्लिन पर आधारित था, लेकिन बाद में ये वंश अभिजात वर्ग के प्रति सैन्य सेवा का सामंतीकरण, फ्यूडलाइजेशन हो गया। मतलब अब सेवा के बदले जमीन या पद मिलने लगे, जैसा जीगलर ने भी बताया। तो दूसरा कारक हुआ जनसंख्या, एकजुटता और सैन्य सफलता। ठीक है, तीसरा कारक? तीसरा है वंश अभिजात वर्ग की प्रकृति और शक्ति, नेचर एंड पावर ऑफ द लिनिएज एरिस्टोक्रेसी। मतलब वंश के अंदर जो बड़े लोग थे, राजा और उसके करीबी रिश्तेदार, वो कितने शक्तिशाली थे और उनका स्वभाव कैसा था। ये कैसे जुड़ा है? यह कारक वंश के भीतर स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन के स्तर से निकटता से जुड़ा हुआ है। कभी कभी आंतरिक रैंक और आर्थिक भिन्नता कम होती थी, तब वंश का नेतृत्व केवल पूरे वंश के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन अन्य समय में वंश के भीतर स्तरीकरण बहुत अधिक था। तब वंश का राजा और उसके करीबी रिश्तेदार एक शक्ति समूह बनाते थे, जो अक्सर अपने ही रिश्तेदारों के स्वामित्व और अन्य विशेषाधिकारों को छीन लेते थे। तो ऐसे में वंश के अंदर ही दुश्मनी बढ़ जाती होगी। हाँ, ऐसे वंशों में आंतरिक शत्रुता, इंटरनल एंटेगनिज्म अधिक होती थी। अब एक राजा शक्तिशाली साबित होगा या नहीं, ये कुछ हद तक उसके करिश्मे, करिश्मा पर निर्भर करता था। लेकिन फॉक्स कहते हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से यह जनसंख्या, सैन्य सफलता, क्षेत्रीय विस्तार और राज्य के संगठन के अन्य कारकों के अनुकूल घटना पर निर्भर करता था। मतलब सिर्फ राजा के चाहने से कुछ नहीं होता, बाकी चीजें भी साथ देनी चाहिए। समझ गई। ये हुआ तीसरा कारक, अभिजात वर्ग की शक्ति। चौथा और आखिरी कारक? चौथा कारक है राज्य की प्रकृति और शक्ति, नेचर एंड पावर ऑफ द स्टेट। मतलब जो बड़ी शक्ति है, जैसे मुगल सल्तनत या बाद में ब्रिटिश राज, वो कितनी शक्तिशाली है और उसका रवैया कैसा है। राज्य की भूमिका कैसे प्रभावित करती थी? जब स्थानीय स्तर पर राज्य का प्रभाव कमजोर था, तो राज्य के पास स्थानीय घटनाओं को नियंत्रित करने या एक मजबूत वंश का मुकाबला करने की बहुत कम शक्ति थी। लेकिन जब राज्य मजबूत होता था, तो वो बहुत कुछ कर सकता था। जैसे राज्य एक अशांत वंश और उसके अभिजात वर्ग को कमजोर करने के लिए नए समूहों, नवागंतुकों को सब्सिडी देने का फैसला कर सकता था, या राज्य असंतुष्ट वंशों को सैन्य दंड दे सकता था, उन्हें सजा दे सकता था। एक वंश का रिश्तेदारी विभाजन या उसकी सैन्य सफलता अक्सर केंद्रीय प्राधिकरण, सेंट्रल अथॉरिटी के कार्यों से बहुत प्रभावित होती थी। मतलब राज्य तय कर सकता था कि कौन सा वंश बढ़ेगा और कौन सा नहीं। हाँ, यदि राज्य शक्तिशाली था तो वह एक वंश के विस्तार को प्रतिबंधित कर सकता था, भले ही विस्तार के लिए बंजर भूमि या प्राकृतिक सीमा मौजूद हो। और एक मजबूत राज्य वंश के आंतरिक स्तरीकरण में भी बाधा डाल सकता था। मतलब वो राजा को बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं होने देता था, ताकि वो खुद राज्य के लिए खतरा ना बन जाए। तो ये चार कारक, जमीन, जनसंख्या, एकजुटता, सैन्य सफलता, अभिजात वर्ग की शक्ति और राज्य की शक्ति, ये मिलके तय करते थे कि वंश किस चरण में है और किधर जाएगा। बिल्कुल। फॉक्स का कहना है कि ये चार कारक वंशों की पारंपरिक चक्रीयता को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि हर वंश हर चरण से गुजरे। कुछ वंश एक ही चरण में लंबे समय तक रह सकते हैं, या ऐसी स्थिति से गुजर सकते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक चरण मिले जुले हों। तो फॉक्स का मॉडल जिगलर की तुलना में ज्यादा गतिशील, डायनामिक और जटिल तस्वीर पेश करता है। हाँ, बिल्कुल। फॉक्स का विवरण राजपूत कुल निर्माण की एक अधिक गतिशील तस्वीर देता है और कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला, वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। यह जनसंख्या, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और राज्य शक्ति की उतार चढ़ाव वाली प्रकृति, फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ स्टेट पावर को ध्यान में रखता है। तो जिगलर और फॉक्स में बेहतर कौन है? देखिए, दोनों का अपना महत्व है। जहां जिगलर संरक्षक आश्रित संबंधों से संतुष्ट हैं और उसे मुगल काल के लिए मुख्य बदलाव मानते हैं, वहीं फॉक्स राज्य और वन संपर्क में विविधता, वेरिएशन के महत्वपूर्ण तत्व प्रदान करते हैं।
जिगलर स्थानीय रिकॉर्ड जैसे ख्यात के उपयोग में अधिक समृद्ध हैं। उनका विश्लेषण ज्यादा गहरा है, लेकिन फॉक्स का मॉडल ज्यादा व्यापक और लचीला है। तो क्या कोई एक अंतिम जवाब है? शायद नहीं। जैसा कि यूनिट खुद कहती है, दोनों के विश्लेषण के बाद भी एक अंतर, एक गैप बना रहता है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच या इन दोनों को मिलाकर ही समझी जा सकती है। राजपूत समाज का विकास एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसे किसी एक मॉडल में फिट करना मुश्किल है। बहुत ही बेहतरीन चर्चा। हमने चट्टोपाध्याय के राजनैतिक प्रक्रिया मॉडल से शुरुआत की, फिर जिगलर के संरक्षक आश्रित ढांचे को समझा और अंत में फॉक्स के विकासात्मक चक्र मॉडल को देखा। कमाल है। तो चलिए इस पूरी विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदुओं, की टेकअवेज को एक बार फिर से श्रोताओं के लिए संक्षेप में दोहराते हैं। जरूर। तो इस गहरी पड़ताल के मुख्य बिंदु क्या हैं? पहला, राजपूतों का गठन केवल मिथकों पर आधारित नहीं था, बल्कि ये एक क्रमिक राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया थी। पहले शक्ति हासिल की गई, फिर वैधता के लिए वंश या क्षत्रिय स्थिति का दावा किया गया। ये चट्टोपाध्याय का मुख्य तर्क है। बिल्कुल। दूसरा, शुरुआती दौर में राजपूत शक्ति का विस्तार, नए क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण, जनजातियों के दमन, किलों के निर्माण और रिश्तेदारों में भूमि वितरण जैसे वंशपोताक भोग, स्वभोग, ग्रास और चौरसिया जैसी इकाइयों के माध्यम से हुआ। हाँ। तीसरा, विवाह गठबंधन सगा न केवल राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बल्कि सामाजिक वैधता हासिल करने, जैसे हूणों को राजपूत दायरे में शामिल करना और सामाजिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण थे। ठीक है। चौथा, मध्यकाल में, खासकर मुगल काल में, रिश्तेदारी भाईबंद के प्रभुत्व से सेवा और विनिमय नेटवर्क, चाकर आश्रय की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। इसे मुगल अप्रत्यक्ष शासन नीति और स्थानीय शासकों द्वारा अपनी शक्ति मजबूत करने से प्रेरणा मिली। ये जिगलर का फोकस है। चाकर और पाटा व्यवस्था। हाँ। पांचवा, नौकरशाहीकरण का बढ़ना, जैसे लिखित विलेख, पाटोपाटा, भूमि मूल्यांकन, रेग और कर नजराना की शुरुआत ने सेवा पर आधारित भूमि संबंधों को औपचारिक रूप दिया, जिससे जन्मसिद्ध अधिकारों के पारंपरिक दावे कमजोर हुए। सही। छठा, इस बदलाव के कारण वंश आधारित अधिकारों और नई सेवा आधारित बाध्यताओं के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ। राजपूतों को अपनी निष्ठा तय करने में दुविधा का सामना करना पड़ा। गोत्र कदम वाला उदाहरण। बिल्कुल। सातवां, इस संघर्ष के साथ विचारधारा में भी बदलाव आया, जिसमें संरक्षक या शासक के प्रति निष्ठा को कुल या गोत्र पर प्राथमिकता देने को उचित ठहराया जाने लगा, जैसे गोत्र कदम का अवगुण। और आठवां, रिचर्ड फॉक्स का मॉडल इस पूरी प्रक्रिया में एक चक्रीय दृष्टिकोण जोड़ता है। वो बताते हैं कि वंश का विकास हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि भूमि की उपलब्धता, जनसंख्या, अभिजात वर्ग की शक्ति और राज्य की ताकत जैसे कारकों से प्रभावित होता है, जो केवल रैखिक परिवर्तन के बजाय उतार चढ़ाव और यहाँ तक कि पिछले चरणों में वापसी की भी अनुमति देता है। बहुत बढ़िया सारांश। तो ये थी पश्चिमी भारत में राजपूत कुलों और परिसंघों के निर्माण की एक बहुत ही गहरी और विस्तृत पड़ताल, आयोजनों की यूनिट 19 पर आधारित। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए यह समझना कि कैसे राजनीतिक संरचनाएं बनती हैं, सामाजिक संबंध विकसित होते हैं और कैसे बाहरी ताकतें जैसे मुगल स्थानीय गतिशीलता को बदल सकती हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये सिर्फ तथ्य याद करना नहीं है, बल्कि प्रक्रियाओं को समझना है, कैसे शक्ति, समाज, अर्थव्यवस्था और विचारधारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और ये विषय न केवल मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने में मदद करता है, बल्कि राज्य निर्माण, सामाजिक स्तरीकरण, पहचान की राजनीति जैसे व्यापक विषयों से भी जुड़ता है, जो जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी प्रासंगिक है। सही कहा। ये ज्ञान न केवल परीक्षा के लिए मूल्यवान है, बल्कि भारत के जटिल सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को समझने के लिए भी एक बुनियाद प्रदान करता है। तो हम सभी एस्पिरेंट्स को प्रोत्साहित करेंगे कि इस चर्चा को संभव हो तो फिर से सुने, अपने नोट्स बनाएं और इन अवधारणाओं पर, इन विद्वानों के तर्कों पर विचार करें। सोचें कि कैसे अतीत वर्तमान को आकार देता है। बिल्कुल। चट्टोपाध्याय, जिगलर और फॉक्स के दृष्टिकोणों की तुलना करें, उनके तर्कों के पक्ष और विपक्ष में सोचें। यही क्रिटिकल थिंकिंग है जो यूपीएससी में सफलता के लिए जरूरी है। अगर श्रोताओं को ये गहरी चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में अपने विचार या प्रश्न जरूर बताएं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपके सवाल हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल सनलो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम ऐसे ही और गहरे विश्लेषण, डिटेल डिस्कशंस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।